Jai Hind students, welcome back to another episode of chapter polynomials. In the last video we had discussed exercise 2.1 in detail, and in the same video I had told you that we'll be discussing zero of the polynomial in the next video. So I'll keep my promise. Let's discuss zeros of the polynomial. But before going on to the topic zeros of the polynomial, let us first understand what do you mean by वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. हम पहले ये समझते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 4x प्लस 7. इस तरह से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हर बार मुझे इसके बारे में बात करनी है. मैं हर बार ये बोलूँगा क्या द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 4x प्लस 7, द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 4x प्लस 7, द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 4x प्लस 7. एवरी टाइम अगर मैं उतने बड़े पॉलिनोमियल को प्रोनाउंस करते रहूँगा तो मेरा टाइम जाएगा अलग, इरिटेशन होगा रिपीटेशन की वजह से सो अलग, और लिखने में भी जान पे आएगा. ठीक है, सामने जो सुन रहा है, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, तो आपके कान को भी वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए. तो क्यों ना हम इस पॉलिनोमियल को एक नोटेशन दे दें कि हर बार वो नोटेशन अगर हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा हम इस पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको नोटेशन कैसे देते हैं. उसको नोटेशन लिखते वक्त ऐसा देते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कौन से वेरिएबल में है. तो इसका वेरिएबल आ रहा है x. वेरिएबल कौन से है, मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है. ठीक है, तो हम अभी ऐसे पॉलिनोमियल्स देखेंगे जिसके अंदर में एक ही टाइप का वेरिएबल है, मतलब वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. फिर चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, या और किसी में हो. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में है जो कि x है. तो अब मुझे अगर इस पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में नोटिफाई करना है तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, p ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा वो वेरिएबल जिसके फॉर्म में वो है इज़ इक्वल्स टू. ठीक है, मैंने क्या किया, p लिखा. अब आप इसको ऐसे समझो, p फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट के अंदर में जिस वेरिएबल के फॉर्म में वो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल लिख दिया. अब इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे p ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ोगे, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 7. अब मुझे जब भी इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है, सो एवरी टाइम आई नीड नॉट टू कॉल इट एज 3x² माइनस 4x प्लस 7. एवरी टाइम आई विल कॉल इट एज p ऑफ x. जब भी मुझे उसको आवाज़ देनी है या उसके बारे में बात करनी है तो मैं हर बार इतना बड़ा ना बोलते हुए हर बार उसको p ऑफ x ही बोलूँगा. ठीक है, तो p ऑफ x हो गया ये शॉर्ट फॉर्म. बट कोई बोलेगा सर ज़रूरी है क्या कि यहाँ पे p फॉर पॉलिनोमियल है इसीलिए p लिया जाता है. जी नहीं, p एक टाइप का एक अल्फ़ाबेट है जो हमने वहाँ पे लिया. मैंने बोला स्टार्टिंग में आप समझने के लिए इसको समझो कि p फॉर पॉलिनोमियल होता है इसलिए वहाँ पे लिखा. लेकिन जब एक ही प्रॉब्लम के अंदर में 2, 3, 4 ऐसे पॉलिनोमियल्स का हमको काम पड़ता है तो हर बार अगर आप p ऑफ x लिखोगे, जैसे यहाँ पे मान लो एक प्रॉब्लम दिया है जिसमें मैं 2 पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, एक ये लिया, दूसरा लिया मैंने 7x माइनस 8. अब इस पॉलिनोमियल को भी अगर मैं p ऑफ x बोल देता हूँ और मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बार बार p ऑफ x बोल रहा हूँ, तो जो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पढ़ रहा होगा, जैसे मैं अगर आपको लिख के देता हूँ और आप उसको पढ़ रहे हो और मैं हर बार सिर्फ p ऑफ x बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये p ऑफ x इसकी बात हो रही है या इसकी. आपने तो दोनों को p ऑफ x बोला है, बराबर है. तो फिर यहाँ पर आपको एक दूसरा नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा जो कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके. इसीलिए फिर यहाँ पे p के जगह कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है. जनरली जो मार्केट में चलता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. मार्केट में चलता है, ये मेरा बोलने का स्टाइल है, अगर मेरे स्टूडेंट के अलावा कोई उसको देख रहा है तो जनरली जो चलता है तो वहाँ पे हम p के अलावा f ऑफ x लिखते हैं. अभी f क्या है, तो आप f फॉर फिश मान सकते हो है ना. तो f का ऐसा कोई वहाँ पे कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है, वैसे तो p का भी नहीं है, मैंने जस्ट याद रहना चाहिए इसलिए आपको बताया था. सो p ऑफ x, f ऑफ x, फिर उससे ज़्यादा भी है. जैसे हम आगे लॉन्ग डिवीज़न वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि g ऑफ x भी यूज़ होता है, q ऑफ x, r ऑफ x, ऐसा दिखाता है. अभी q ऑफ x और r ऑफ x जनरली क्वोशंट और रिमाइंडर के वक्त यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि इजीली समझ में आए. g ऑफ x तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए एक और पॉलिनोमियल का यूज़ कर रहे हैं.
अभी हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, इसलिए अभी ज़्यादा टेंशन मत लो। मेरा सिर्फ आपको बोलने का इंटेंशन ये है कि जब भी एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स किसी क्वेश्चन में हैं तो हम उसको p ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स, r ऑफ एक्स एंड सो ऑन इससे डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नोटेशन यूज़ करने हो आप कर सकते हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मार्केट में ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो सबसे टॉप पे रहेगा p ऑफ एक्स, सेकेंड रहेगा f ऑफ एक्स। ये बाकी SOS मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम उसका यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब p ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स इन सभी का मतलब होता है कोई एक पॉलिनोमियल, जैसे ये है तो इसके जगह पे मैं p ऑफ एक्स यूज़ करूँगा बार बार, इसके जगह पे मैं f ऑफ एक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, भी समझ में आ गया आपको? ओके, अब इसका हमको बहुत बार यूज़ आने वाला है। अब यहाँ से समझ लो कि हर बार ही हम ऐसा ही लिखेंगे किसी पॉलिनोमियल को। अब तक हम पॉलिनोमियल को सीख रहे थे तो बस ऐसा सीख रहे थे, लेकिन अब हम इसको ऐसा नहीं रखेंगे। हर बार हम इसको एक तो p ऑफ एक्स बोलेंगे, नहीं तो f ऑफ एक्स बोलेंगे। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहला तो ये पार्ट हो गया कि हम p ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने बोला था कि इसके पहले हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल को शॉर्टकट तरीके से कैसे दिखा देता है। दूसरा अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए मैं आपके लिए पहले एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे कि लेट p ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। p ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि ये वाला है, p ऑफ 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब सपोज़ मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। तो बोले सर कैसे पुट करोगे, आपको तो x का वैल्यू पता नहीं है। जी हाँ, लेकिन मैं अपने मन से तो कोई ना कोई एक वैल्यू वहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि x तो क्या है वहाँ पे वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी के केस में मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ सपोज़ x1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x। अब देखिए इतना बड़ा पॉलिनोमियल ना लिखते हुए मैंने डायरेक्ट क्या लिख लिया उसको, p ऑफ x। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग p ऑफ x। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 1, x की जगह पे 1। तो मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर p, यहाँ पर भी x है तो x की जगह क्या आ गया 1। तो अभी मैं इसको क्या पढ़ूँगा, p ऑफ 1। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों, बिकॉज ये भले ही बेसिक्स है लेकिन अगर आपको ये नहीं समझेगा तो आगे का पॉलिनोमियल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको बहुत ही लाइटली वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को यहीं बंद कर दो। जब तक आप अपना पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो में नहीं डाल देते हो तब तक आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। यहाँ से आप समझ लो कि ओरिजिनल पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है 9th स्टैंडर्ड का। इसके पहले तक आपने अभी यहाँ पे ऐसा कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन से और पूरे ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें कमेंट ड्रॉप करिए। जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिर से समझते हैं यहाँ पे p ऑफ 1 को। तो जब मैं p ऑफ 1 लिख रहा हूँ मतलब x के जगह मैंने यूज़ कर लिया है 1, तो यहाँ पे आगे भी 5 x के जगह पे मैं यूज़ करूँगा 1। बट क्योंकि x का पावर 3 था तो पावर विल बी एज इट इज़, क्योंकि हमने सिर्फ x का वैल्यू रिप्लेस किया है, पावर का नहीं। माइनस 2 ब्रैकेट 1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 ब्रैकेट x के जगह पे 1 माइनस 2। ठीक है, इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा था वहाँ पे हमने 1 रख लिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का पावर 3 है तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो 5 1 सा क्या हो जाएगा 5। 1 का पावर 2 है तो फिर से आंसर 1 ही आएगा। 1 इंटू -2 इज़ -2, फिर 3 1 ज़ार 3 -2। अब यहाँ पे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, -2 हो जाएगा -4, तो 8 - 4 विल बी 4। ठीक है, अब मैं सपोज़ x के जगह पे -1 लेता हूँ। अब देखते क्या होगा, तो p ऑफ -1 जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिख देंगे -1। ओके, तो यहाँ पे 5 -1
यहाँ पर आप देखते चलो पावर जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से। अब ये नेगेटिव बेस हुआ तो हमने 8th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़े हैं कि जब बेस नेगेटिव होता है तो उसके आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? उसका पावर। पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव पावर है, सॉरी ये ऑड पावर है 3, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ -5। ये इवन पावर है तो ये आंसर +1 आएगा, +1 इंटू -2 इज़ -2। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। फिर से 3 इंटू -1 इज़ -3 एंड दिस इज़ -2। अब आप देखो सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आप सभी को ऐड कर दो, साइन नेगेटिव की आएगी। 5 + 3 8 और 2 10 और 2 12। So answer is -12 when we used the -1 instead of x। अब मैं कोई और नंबर रख देता हूँ, से 0 रख देते हैं। चलो x के जगह पे कोई ये सोच रहा होगा कि क्या सर 0 रख सकते हैं कि आपने एक पॉजिटिव रखा एक नेगेटिव रखा, 0 रख सकते हैं क्या? आप यहाँ पे चाहे वो वैल्यू रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जब तक कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं पूछी है जहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। अभी फ़िलहाल हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ मैं अपने मन से रख रहा हूँ। आप जब सॉल्व करोगे आप अपने मन से रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली है वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, यहाँ जो रूल बोलता है वही चलेगा, ठीक है। तो चलो फिर से 5 यहाँ पर x के जगह 0 रखा, रेज़ टू दी पावर 3, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? P ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 5 0 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 2 x के जगह 0 पावर 2 प्लस 3 x के जगह पे 0 माइनस 2। अभी 0 है तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा? -2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -2, फाइन। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, आपको और भी कोई नंबर्स रखने हैं तो आप रख के अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। अब मुझे यहाँ पे जो बताना था उसका मैं टाइटल यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है अब इस पर से समझते हैं। जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखा, जब मैंने इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखा तो p ऑफ x को मैंने क्या बुलाया? p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 मतलब x के जगह 1 रखा गया है, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 4। तो जो आंसर आया 4 इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब आंसर आया 4 देन दैट 4 इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बोले सर फिर तो -12 भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। आई सेड यस, ये भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। फिर बोले -2 भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। आई सेड यस, ये भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। तो बोले सर फिर जब हम आपको पूछेंगे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो आप क्या आंसर दोगे? 4 -12 या -2? तो मैं आपको बोलूँगा मैं आपको कुछ भी आंसर नहीं दूंगा। बोले सर क्यों? हमने तो आपको क्वेश्चन पूछा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास 3 ऑप्शंस थे, आप कोई भी एक बोल सकते थे। नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब आप पूछोगे तब आपको पूछना पड़ेगा इस तरह से, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1 या फॉर x इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तब पता चला जब आपने x के जगह यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा। अगर आप x के जगह कुछ रखते ही नहीं तो यहाँ पे वैल्यू आता ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तब आएगा जब आप x के जगह पे कुछ ना कुछ नंबर रखोगे, और x के जगह जब कोई नंबर रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो नेचुरली आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, एंड दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बट हाउ विल यू रीड इट? यू विल रीड इट 4 is the value of the polynomial for x is equals to 1 or at x is equals to 1. Similarly, -12 is the value of the polynomial p of x at x is equals to -1 at x is equals to -1. अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, क्या कि -12 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x at x is equals to -1, इतने लंबे स्टेटमेंट को आप शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो पता है? ये
p of -1 is equals to -12. This is the short form of that much long sentence. क्या? p of -1 is equal to -12. What does that mean? That the value of polynomial is -12 at x is equals to -1. तो जब भी हम ऐसा लिख रहे हैं मतलब हम बता रहे हैं कि उस पॉलिनोमियल में x के जगह -1 रखने से क्या वैल्यू आती है. समझ में आया? फिर आपको एक बार वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है फिर से एक और बार. अब मैं बोलूँगा -2 इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0. सो हाउ विल आई रीड इट इन शॉर्ट? p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -2. p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -2. समझ में आया आपको? तो ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 1 -1 या 0 नहीं है, वो वैल्यू ऑफ x है. वैल्यू ऑफ x जब आप यूज़ करते हो और जो आंसर निकलता है उस आंसर को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. उस आंसर को कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तब आएगा जब आप x की जगह कोई ना कोई नंबर रिप्लेस करोगे, और हर बार आंसर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर जब हम x की जगह पे 0 डालते हैं तो यहाँ पे 0 डालने के बाद कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि आंसर भी 0 आना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि यहाँ सब 0 हो गया लेकिन यहाँ पे -2 जिंदाबाद था. ठीक है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे -2 आया. सो ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे 0 डाल दोगे तो आंसर 0 मिल जाएगा. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि 0 डालने के बाद 0 आएगा ही नहीं, आ भी सकता है. और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0 रखने से ही 0 आने के चांसेस है, अदरवाइज़ नहीं है. कोई और नंबर रखने के बाद में भी आंसर 0 आ सकता है, ये हम आगे देखने वाले हैं. उसी को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नाम से बुलाएंगे. तो अभी के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ चुका होगा. ठीक है, नहीं समझा है वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखिए. ओके, अब हम चलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था. अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट मैंने प्रॉमिस किया था मैं इसी वीडियो में लूँगा, तो इसी वीडियो में हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे. जस्ट होल्ड ऑन, आई विल क्लियर द बोर्ड. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1. ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूँ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो मैं पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में p ऑफ x लिखता हूँ. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर अभी p ऑफ x इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका x प्लस 1. ठीक है, अब मैं यहाँ पे x के जगह पे रख दूंगा 0, तो मैं लिखूँगा p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1 एट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आई होप कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा. फिर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 रख देता हूँ, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. अब आप यहाँ पे जो जो x का वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल चेंज होते जाएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पे x के जगह पे -1 रखता हूँ, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम इतने सारे एग्जाम्पल्स को फिर से एक बार देखते हैं, सम अप करते हैं. हमने x की वैल्यू को जो जो चेंज किया तो हमारा एक पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज होते गया और नया नया नंबर हमको मिलता गया. जब हमने x के जगह 0 रखा तो हमको 1 आंसर मिला, और जब x की जगह -1 रखा तो हमको आंसर 0 मिला. फिर कुछ जगह पे 3, 2, 1 ऐसे हमको आंसर्स मिले. ओके, अब ये सारी चीज़ें तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है ही. ये तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है ही, लेकिन अब हमको ये देखना है कि इन सारी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में कौन से जगह पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है. तो यहाँ पर है. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आया किसके वजह से या किसकी बदौलत? x के जगह -1 रखने की बदौलत. फिर से हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स चेक किए x के जगह पे अलग अलग टाइप के नंबर रखने से. सो जब हमने भिन्न भिन्न प्रकार के नंबर्स x के जगह ट्राई किए तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार के वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मिले. लेकिन
एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिला 0, और वो किसके बदौलत मुझे मिला? थैंक्स टू -1। -1 x के जगह पे रोल प्ले कर रहा था, तब आंसर आया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आया 0। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एज 0? x इज इक्वल्स टू -1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। x is equal to -1, why? Because I have used -1 instead of x. x के जगह पे मैंने -1 यूज़ किया है, so -1 which is the value of x here is wholly responsible to bring the value of the polynomial as 0. so ऐसा नंबर, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल में x के जगह पे रिप्लेस करने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला कर देता है, ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल में x के जगह रखने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला कर देता है, ऐसे x के वैल्यू को या ऐसे नंबर को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये ज़ीरो नहीं है, वो नंबर है जिसके वजह से यहाँ पे ज़ीरो आया। तो ज़ीरो किसने ला के दिया? -1 जब हमने x के जगह रखा, मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इज कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बात समझ आ रही है? मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा नंबर जो हम x के जगह पे रिप्लेस करते हैं और कंक्लूजन में या कॉन्सिक्वेंटली हमको उसका आंसर 0 मिलता है। तो वो नंबर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला कर देने में, उस नंबर को कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 इज कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? एक और बात, अब आप यहाँ पे x के जगह पे दुनिया में जितने नंबर्स आपको पता है वो यहाँ पर ट्राई करके देख लो, सिवाय -1 के ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिर से 0 ला के दे। इसका मतलब -1 के अलावा इस पॉलिनोमियल x+1 का दुनिया में दूसरा और कोई भी 0 नहीं है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर सिर्फ -1 और -1 ही है, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला के दे दे। आप चाहो तो दिन भर रात भर सारी ज़िंदगी ट्राई करके देख सकते हो, हर एक नंबर से आपको 0 नहीं मिलेगा सिवाय x के जगह -1 रखने के। दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। दिस पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो एंड दैट इज़ -1। ठीक है, इस पे से एक बात हमको ये समझ में आई कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 0 होगा ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पे 0 रखा पर हमारा आंसर 0 आया क्या? नहीं। तो हर बार पॉलिनोमियल का 0 0 रहेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, कोई और नंबर भी रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे -1 है। बट ऐसा भी नहीं है कि 0 रहेगा ही नहीं। मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ पे मैं x के जगह पे जब 0 रखूँगा तो 2 इंटू 0 विल बी 0। जब मैंने x के जगह 0 रखा तो आंसर कितना आया? 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन है? 0 खुद। तो ज़रूरी ये भी नहीं है कि 0 रखने से हमेशा आंसर 0 आएगा ही नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि 0 रखने से आंसर 0 ही आएगा। तो आप इस पे से कंक्लूड कर सकते हो 0 में नॉट ऑलवेज बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड समटाइम्स 0 में बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 ऐसा 0 है, ये 0 स्पेलिंग वाला 0 है, दोनों ज़ीरोज़ में फ़र्क है। ठीक है, ये 0 वैल्यू है, ये 0 एक नाम है। जैसे शाहरुख की मूवी का नाम था 0, वैसे ही यहाँ पे ये 0 एक नाम है, एक क्या बोलते हैं उसको, टाइटल है, उपाधि है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट है इस नंबर को। क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जिसने 0 ला के दिया। तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल नंबर विच गॉट अस आंसर एज 0।
So therefore minus 1 is called as 0 of the polynomial and here 0 is called as 0 of the polynomial. तो हमको दो बातें समझ में आई कि 0 may not always be 0 of the polynomial and 0 may be a 0 of the polynomial sometimes. Understood? ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऐसे नंबर्स जो x के जगह रखने के बाद आंसर हमको 0 ला कर देते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. अब हम लोगों को और कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर में देखने हैं और कुछ बेसिक्स और देखना है कि 0 के अलावा इसको हम क्या क्या बुला सकते हैं. लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बाकी सारी चीज़ों को और सॉल्व एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए.